नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। मुंबई हमले को 8 साल गुजर गए हैं और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या दहशतगर्दी जो है उसमें कोई भी कमी नहीं आई है, बल्कि उसके बाद लगातार एक से बढ़कर एक हादसे, आतंकी हमले होते रहे। पठानकोट हुआ है, उड़ी हुआ है, इन सब के बीच में बातचीत रुकी भी है, बातचीत चली भी है, लेकिन रिश्ते जो हैं आजकल अपने बड़े ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद उन्होंने एक नई कोशिश की थी कि रिश्ते सुधरें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। और सवाल ये भी है, बड़ा सवाल, कि क्या पाकिस्तान से रिश्ते को सुधारना मुमकिन हो सकता है। राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया है कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए। क्या इस सवाल पर संसद का एकजुट समर्थन मिलेगा सियासत से ऊपर उठकर? इसलिए हम लोग आज कुछ बड़े सवाल पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। कई सवाल हैं, जो कुछ मोटे सवाल हम उठाएंगे वो आपको बता दें कि 26/11 की 8वीं बरसी हुई है और अभी भी जारी है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद। तो फिर हम इस पर क्या करें? क्या पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए? पाकिस्तान का क्या पुख्ता इलाज हो सकता है? और अब फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर जो बयान है कि उन्होंने पीओके पर जो बयान दिया कि भारत में ये ताकत नहीं है कि पीओके को वापस ले, उसके पीछे क्या सियासत है? राजीव चंद्रशेखर, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि ये तमाम बयान, ये तमाम आपने फारूक अब्दुल्ला को भी सुना उसके बाद, और आप जो बिल लाए हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए, तो जब ये बात अमेरिकी संसद में उठती है तब हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बढ़ चढ़ के कहते भी हैं कि चलिए वहाँ ये मामला उठा और उम्मीद है कि उसको सपोर्ट मिलेगा। पर यहाँ कितना सपोर्ट मिलेगा आपके इस सवाल को? क्या सियासत से ऊपर उठकर पार्टियां एकजुट होंगी? क्या मुमकिन है कि अब पाकिस्तान को भारत आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर सके? ये जो मेरा इनिशिएटिव है ये सफल होगा या नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक मोमेंट ऑफ टाइम आ गया है जब इंडिया और इंडियन पार्लियामेंट को ये एक स्टेप लेना एकदम इम्पोर्टेंट सा हो गया है, क्योंकि हम डिपेंड कर रहे थे ऑल दीज ईयर्स, हम डिपेंड कर रहे थे कि बाकी देश पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन हमने एक भी स्टेप नहीं लिया है, हमारे पार्लियामेंट ने एक भी स्टेप नहीं लिया है और हमारे गवर्नमेंट ने सालों से एक स्टेप नहीं लिया है पाकिस्तान को टेररिस्ट स्पॉन्सर डिक्लेयर करने का। तो मैं मानता हूं कि आज जो देश भर में लोगों से अगर आप पूछेंगे कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर है या नहीं, मैं मानता हूं कि मेजॉरिटी लोग, हमारे जो 1.25 बिलियन लोग हैं उसमें से मेजॉरिटी लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेरर। तो अगर ये एक रियलिटी है तो पार्लियामेंट जो पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट को ये उनका एक दायित्व बनता है कि पार्लियामेंट भी वो पॉपुलर ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करे और एक रेजोल्यूशन पास करे या एक बिल पास करे जो एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट पे एक प्रेशर होगा कि वो 1, 2, 3, 4 स्टेप ले एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। तो सरकार पर ये दबाव जो है क्या वो बन पाएगा? आपको राकेश सिन्हा क्या लगता है कि अगर ये अभी तक नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? वास्तव में भारत में जैसे अमेरिका के सीनेट में रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी ने जॉइंटली ये प्रपोजल दिया, उसी तरह से भारत में 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दोनों पार्टियां बारी बारी से केंद्र में शासन कर चुकी हैं। सभी मतभेदों के बावजूद इस राष्ट्रीय मुद्दे पर आदर्श स्थिति होती कि दोनों जॉइंटली यह प्रपोजल संसद में लाते और फिर इस पे बहस होती। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि इस देश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीताराम येचुरी का आप स्टेटमेंट सुन चुके हैं जी, जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका, मैं सबको नहीं शामिल करता हूँ, बड़ा तबका जिसमें मणिशंकर अय्यर हैं, जो बड़ा तबका भी है, प्रभावशाली भी है, दिग्विजय सिंह हैं, मणिशंकर अय्यर हैं, इन सब लोग पाकिस्तान भक्त बनके भारत में हैं। पाकिस्तान को भारत में इन्वेस्टर रखने की जरूरत नहीं है। जब फारूक अब्दुल्ला भारत की संसद को चुनौती दे रहे हैं, भारत के संसद ने प्रस्ताव पारित किया है, संसद ने यूनानिमसली प्रस्ताव पारित किया, तब सरकार भी कांग्रेस की थी कि हम पीओके को लेंगे, और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं भारत के बाप का है क्या? अरे भारत का तो कोई बाप है ही नहीं, भारत तो अपने स्वयंभू राष्ट्र है, और भारत के बाप का यदि कुछ है तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो क्या हम ये समझे विवेक कारजू साहब की, जिनके नाम ये ले रहे हैं, उनको अमन की आशा ब्रिगेड भी एक तरह से कहा जाता है कि मणिशंकर अय्यर का नाम इन्होंने लिया, इन्होंने कई नाम लिए हैं, जो
पाकिस्तान को यहाँ अपने दूत रखने की जरूरत नहीं है, ये लोग देश में रहकर पाकिस्तान के दूत की तरह काम कर रहे हैं। तो क्या ये लोग हैं जिनकी वजह से रुक रहा है, या फारूक अब्दुल्ला का वो बयान जो अभी वो कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये एकजुटता आ सकती है कि संसद इकट्ठा होकर इसकी तरफ एक कम से कम ये प्रस्ताव पारित कर पाए? देखिए, फारूक अब्दुल्ला का बयान तो बिल्कुल गलत है। ऐसा बयान उनको शोभा नहीं देता, और उन्होंने क्यों दिया ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जी। इसमें दो राय नहीं हो सकती। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकवाद को प्रोत्साहन देते हैं, आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं, और आज दुनिया इसको जानती है। लेकिन मैं डिप्लोमेट रह चुका हूं, सियासत से दूर, और एक फॉर्मर डिप्लोमेट की हैसियत से जब भी ऐसा चर्चा होता है कि उसको डिक्लेयर करो किसी देश को आतंकवादी देश, तो मेरे मन में कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं, और वो सवाल ये है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा जी। क्या कुछ हमारी संसद कानून बनाएगी कि अगर किसी देश को एक आतंकवादी देश घोषित किया जाए तो उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए जाएंगे? क्या उसके अकाउंट जितने भारत में हैं वो बैंकों में उसकी या उसकी एंटिटीज के वो फ्रीज कर दिए जाएंगे? क्या उससे बाद में चल के बातचीत का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा? यानी हम लोग पड़ोसी देश हैं, क्या सेनाओं के बीच में कोई संपर्क नहीं होगा? पर आप इसके हक में हैं कि आतंकी राष्ट्र घोषित किया जाए पाकिस्तान को? मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। मैं राजीव चंद्रशेखर के पास जाऊंगी वापस कि आपने जो प्रस्ताव दिया है उसमें वो सवाल भी हैं, आपने उन पर सोचा है जो कि काजू साहब पूछ रहे हैं। एक बार पहले मैं आपको फारूक अब्दुल्ला के बयान की बात हुई है, मैं सुनाना चाहती हूँ कि इसके पीछे सियासत है क्या, वो भली भांति जानते हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनका खानदान कश्मीर की सियासत में रहा है, तो वो अभी ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं पीओके को लेकर। हालांकि उन्होंने काफी आज एक्सप्लेन किया दोबारा से कि क्यों उन्होंने कहा है और बात पर अड़े हुए हैं, पर एक बार फिर सुन लेते हैं फारूक अब्दुल्ला को। पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा, ये बात याद रखिए, नहीं निकलेगा। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? जो इतने सालों से उनके साथ है, नाम उसको ले सकते हैं, न उनके पास वो ताकत है कि वो ये कश्मीर ले सकते हैं, तो कौन सा रास्ता है जो आपके पास था नहीं और आपके पास दम नहीं उसको लेने का? तो फारूक अब्दुल्ला को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हो? फारूक अब्दुल्ला के ऐसे बयान को आपकी पार्टी या आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंडेम करते हैं इसको? देखिए, मेरे ख्याल में फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। मेरा कहना यह है कि फारूक अब्दुल्ला बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, उनके फादर भी बड़े पॉलिटिशियन थे, उनका बेटा भी पॉलिटिशियन है, 3 पुश्तों से उनके यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है और कश्मीर के मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कहाँ पर कितना बोलना चाहिए ये हमेशा मिसिंग फैक्टर रहा है फारूक अब्दुल्ला साहब। आपको लगता है राकेश ना कि ये मिसिंग फैक्टर है? मुझे लग रहा है कि जानबूझ के बोल रहे हैं क्या कि वो पीछे छूट रहे हैं और सियासत में वापस उनको लौटना है? जानबूझकर दिया गया बयान है और फारूक अब्दुल्ला ने अपनी लॉयल्टी पाकिस्तान के प्रति दर्शाई है। भारत के संसद का प्रस्ताव है, कोई हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रस्ताव नहीं है, ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी। संसद किसी पार्टी की नहीं है, देश की जनता की है, संप्रभु है। उसके प्रस्ताव के खिलाफ बोलना, इसके प्रस्ताव के खिलाफ मैं देशद्रोह नहीं कहता हूं, लेकिन जनता निर्णय करे कि इसके खिलाफ बोलना क्या है। जनता निर्णय करे। तो मैं आपसे अभी पहले तो एक क्विक राउंड, एक मतलब रिएक्शन चाहती हूं कि फारूक अब्दुल्ला का बयान आपने सुना, क्या वो बयान सही था? कितने लोगों को लगता है, आप हाथ उठाएंगे, क्या फारूक अब्दुल्ला का बयान सही था? आप में से कोई भी हाथ नहीं उठाना चाहता कि जो वो बोल रहे हैं वो गलत है। तो यहाँ पर जो जनता का एक छोटा हिस्सा मौजूद है उसमें से कोई भी जाहिर है कि इस पे हाथ नहीं उठाएगा कि हाँ उनका बयान सही था। मैं मानता हूँ फारूक अब्दुल्ला जी काफ़ी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है और उनका एक टेंडेंसी है थोड़ा अटेंशन ग्रैबिंग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बनाना जी, और मैं मानता हूं उनका एक हक है कि वो कुछ भी बोलें। इस बार जो वो कह रहे हैं एकदम गलत कह रहे हैं, उनका हक है कहना, लेकिन देयर इज नो डाउट कि वो जो कह रहे हैं इज एब्सोल्युटली रॉन्ग पॉलिटिकली एंड फ्रॉम अ नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। जहां तक मेरी समझ है, उनका बयान मैंने भी सुना था पहले,
मेरे हिसाब से देशद्रोह है। इसमें लाग लपेट नहीं होनी चाहिए कि ये अच्छा है बुरा है, ऐसा हो सकता है वैसा, कोई बात नहीं है इसमें। ये साफ साफ देशद्रोह का मामला है। पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद जारी है और लगातार साल दर साल जारी है, उस पर अगर चाह हो तो फिर क्या चीज़ है जो रोकती है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक ठोस पॉलिसी या इस तरह के कदम जो राजीव चंद्रशेखर जो बिल लाए हैं वो नहीं हो सकता? क्या ये एकजुटता आ सकती है कि संसद इकट्ठा होकर इसकी तरफ एक कम से कम ये प्रस्ताव पारित कर पाए? मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज के दिन की जो हमारी राजनीति है वो इतनी विभाजित है कि शायद ऐसे प्रस्ताव पर भी हम राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल एकजुट नहीं दिखें, और वो एक बड़ा बुरा संकेत होगा जी। इसलिए अगर ऐसा, जब जो पॉइंट्स मैंने रेस किए अगर वो क्लैरिफाई हो जाते हैं और ठीक से क्लैरिफाई हो जाते हैं, उसके बाद जितने राजनीतिक दल हैं वो एक यूनानिमस रेजोल्यूशन लाते हैं तो उचित है, क्योंकि ऐसे मामले पे देश की राजनीतिक शक्तियां विभाजित नहीं दिखनी जो चाहिए, कि विभाजित दिख रही हैं बार बार। राजीव चंद्रशेखर, जो सवाल विवेक कारजू साहब ने पूछा था, क्या आपने जो बिल लाया है उसमें उसके बारे में भी सोचा गया है कि जब आप आतंकवादी राष्ट्र एक देश को घोषित करते हैं तो क्या उसके साथ तमाम कूटनीतिक रिश्ते खत्म होंगे, क्या आगे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं होगी? क्या होगा प्रैक्टिकली अगर आप घोषित पारित कर भी दे दें और मान लें कि वो एक ऐसा मौका आएगा जब सारी पार्टियां एकजुट होंगी? कारजू साहब जो पूछ रहे हैं, ये अगर आप बिल पढ़ लें, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक बिल। ये बिल इंट्रोड्यूस करता है पहली बार कि पाकिस्तान के साथ हम टोकनिस्ट अप्रोच ना ले। हमारे पास डिप्लोमेटिक और मिलिट्री के अलावा $2 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के नाते काफ़ी और कोर्सिव प्रेशर टूल्स हैं। वो इकोनॉमिक हैं, फाइनेंशियल हैं, ट्रेडिंग हैं जी। और इस बिल में एक फ्रेमवर्क लगाया गया है कि देयर विल बी प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रेड, there will be prohibitions on economic contact, there will be prohibitions on financial transactions, there will be prohibitions on commercial contracts like the Indus Water Treaty, there will be prohibitions on overflight of Pakistan owned aeroplanes। ऐसे काफी प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे इकोनॉमिक ताकत को यूज करके पाकिस्तान के इकोनॉमी जो बहुत फ्रजाइल है, बहुत डिपेंडेंट है ऑन 1 or 2 सोर्सेज ऑफ इनकम एंड 1 or 2 सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको टारगेट करें। राजीव चंद्रशेखर, जो आप बात कह रहे हैं मैं इस पर रिएक्शन, मैं कारजू साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले गौरव आर्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मेजर गौरव आर्या की जो राजीव चंद्रशेखर सजेस्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक पूरी तरह से आप रिश्ता बंद करें, एक तरह से इकोनॉमिक सैंक्शंस, कोई ट्रेड ना हो, बातचीत ना हो, जो काफी लोग सजेस्ट करते रहे कि अगर आप एक तरफ बातचीत करेंगे, कारोबार होगा, बिजनेस एज यूजुअल होगा, तो फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं है। जो मिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा, मैं इनसे 100% अग्री करता हूं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान का जो हमारे साथ, हम लोग 26/11 की बात करते हैं, 26/11 तो बहुत बाद में हुआ था जी। इन्होंने पहला हमला हमारे ऊपर 1947 में करा था, 9 हफ्ते बाद आजादी के, इनकी आजादी के बाद 9 हफ्ते बाद इन्होंने करा था। इन्होंने 1965 में अखनूर पर चढ़ाई करी थी, फिर उन्होंने 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट आपको पता है, 1999 कारगिल का पता है, 2003, 2006, 2008 ये कार्रवाई लगातार पाकिस्तान करता आ रहा है। पाकिस्तान करता चलेगा ये कार्रवाई जब तक पाकिस्तान को फिजिकली स्टॉप ना करा जाए। जब तक इनको रोकेंगे नहीं तब तक ही रुकेंगे नहीं। पर जो आप फिजिकली स्टॉप करने की बात करें, आप कैसे फिजिकली स्टॉप करें? जैसे अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ये हमले रुके नहीं, और उसके बाद जो जवान शहीद हुए हैं उनके नंबर भी 18 जवान शहीद हुए उसके बाद से, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से लेकर अब तक जो ये घटना हुई माचिल और इन सेक्टर्स में। तो फिर ये सवाल उठा कि सर्जिकल स्ट्राइक के आगे क्या, उसको आप फॉलो अप कैसे करेंगे? मैं बताता हूं मैम, इसमें 2 पहलू हैं आपके। पहली बार तो मिस्टर चंद्रशेखर ने जो बोला वो पहलू है, दूसरा मिलिट्री पहलू है। इस बार जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई ये 2 और 4 किलोमीटर के बीच में हुई। जो पाकिस्तान के बेसेस हैं वो और ज्यादा पीछे हैं। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जैसे पिनाका ग्रैडपी है हमारे पास, हमारे पास 155 mm बोफोर्स हैं जो 30 से लेकर 40 किलोमीटर पीछे मारते हैं। इनके जो मेन ब्रिगेड के बेसिस हैं, डिवीजन के बेसिस हैं, वहां पे हमला करना होगा। मैं न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान बोगी रेस करता है हर समय कि आपने सरहद पार करी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इनको बड़ा स्ट्रांग और पोटेंट मिलिट्री रिस्पॉन्स चाहिए, और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, हमें इन सब रिस्पॉन्सेस को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये भी बहुत बड़े हथियार हैं हमारे आर्सेनल में जी। हम अपने आप से पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दें, हम अपने आप से उनसे संबंध तोड़ लें, व्यापार तोड़ लें,
इससे हमें क्या हासिल होगा जब तक हमारे साथ बाकी लोग भी नहीं खड़े होते। हम अमेरिका से खुशामद करें या हम अमेरिका पर दबाव डालें कि आप इसे आतंकवादी घोषित करें, ये बात सही है कि पहले हमें करना चाहिए।